दो दिन पहले अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था ईरान के बरखिलाफ। कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स मसूरी एयरबेस से 7 B-2 बॉम्बर्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स टेक ऑफ किया। इसी सेम टाइम 7 B-2 बॉम्बर्स उल्टी दिशा में पैसिफिक ओशन के पार गुआम की तरफ उड़ गए डिसेप्शन के लिए। और ये जो B-2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे, इन्होंने जाकर जो है 18 घंटे की फ्लाइट के बाद ये ईरान के बॉर्डर पे पहुंच गए थे। इनके साथ बहुत सारे KC-135 ऑयल रिफ्यूलिंग टैंकर थे मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए। याद रहे जो B-2 बॉम्बर्स हैं वो 11,000 किलोमीटर बगैर रिफ्यूलिंग जा सकते हैं और एक रिफ्यूलिंग के साथ 18,000 किलोमीटर जा सकते हैं। इनके साथ बहुत सारे F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर्स थे। ये स्टेल्थ फाइटर्स इनके आगे गए और उन्होंने ऑफेंसिव स्वीप करी कि अगर कोई ईरानियन फाइटर उड़ता है उसे बर्बाद कर दें, अगर कोई भी ईरानियन सरफेस टू एयर मिसाइल साइट ओपन अप होती है उसको बर्बाद कर दें, कोई भी ईरानियन रडार है उसको वो निस्तनाभूत कर दें। तो ये सप्रेसिव स्ट्राइक गई और इसके बाद ये B-7 बॉम्बर्स का आर्माडा ने जाके 3 टारगेट हिट करी। फोदरॉ यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, नातान्स यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी। याद रहे नातान्स को इजराइल हिट कर चुका था और कह रहा था कि हमने बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी अमेरिका ने इसको दोबारा स्ट्राइक किया। और तीसरा इस्फहान, ये तो ओवरग्राउंड फैसिलिटी थी। तो इनके पास जैसे मैंने बताया हर जो B-2 बॉम्बर है वो 2 GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स कैरी कर रहा था। हर एक बॉम्ब का वजन 16,600 किलोग्राम, यानी कि कोई आप समझ लीजिए 30,000 पाउंड ईच है। ये 200 फुट सीमेंट कंक्रीट वगैरह पेनिट्रेट करके फटते हैं और नीचे जो भी सुरंग अंडरग्राउंड बंकर, डीपली बरिड अंडरग्राउंड हार्डन टारगेट है उसको निस्तनाभूत कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका के इन B-2 बॉम्बर्स ने 12 बॉम्ब दागे फोदरॉ पे और वहां पे 6 होल्स सैटेलाइट फोटोज में दिखाई दे रहे हैं, यानी हर एक होल के लिए उन्होंने 2 बॉम्ब इस्तेमाल किए पूरे 200 फुट अंदर जाके फटने के लिए। पूरी डिस्कलरेशन हो गई है उसके एरिया की और जिससे लगता है कि बड़े भीषण अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन हुए हैं। नातान्स में अमेरिका ने 6 ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो गिराए हैं और वो जो है वहाँ भी 3 टारगेट्स दिख रही हैं, 3 होल दिख रहे हैं, हर एक में से 2 बॉम्ब लगता है वहाँ पे पेनिट्रेट करके गए हैं। और इसके ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हमने कॉम्प्रिहेंसिवली ईरान की नेसेंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बर्बाद कर दी है। जो डिटेल्ड ब्रीफिंग पीट हेग्सेथ डिफेंस सेक्रेटरी और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बड़ी विस्तार में ब्रीफिंग करी अगली सुबह, और जिसके तहत उन्होंने बताया, डिटेल्स बताए स्ट्राइक के, और ये भी बताया कि हमारी सबमरीन ने 30 टॉमाहॉक कन्वेंशनल मिसाइल, सबसोनिक टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल फायर किए थे नातान्स और इस्फहान की तरफ, और जो कुछ भी वहां बचा खुचा था उसको उन्होंने निस्तनाभूत कर दिया है। यानी कंबाइंड नेवी की और एयर स्ट्राइक थी। और कोई 32 घंटे के बाद ये जो 36 घंटे के बाद ये जो जहाज हैं ये वापस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लैंड किए। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट B-2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर स्ट्राइक बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जैसा मैंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि भैया हमारा मुद्दा रेजिम चेंज नहीं है, हमारा मुद्दा था कि हम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद कर दें, ठीक है, और हमारा एम अचीव हो गया है, हमारी तरफ से हम आगे कुछ नहीं करेंगे।
हम ऑफ रैंप दे रहे हैं ईरान को, और अक्लमंदी ईरान के लिए होगी कि वो कुछ ना करे। अगर उसने अमेरिका के बेसिस पर, पर्सोनल पर, जहाज़ों पर फायर करने की हिमाकत करी तो उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा, बहुत ज़बरदस्त भयानक अंजाम भुगतना होगा। पहले तो ईरान चुप रहा, लेकिन उसने अगले सुबेरे ही इजराइल के ऊपर कोई 25 से 30 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। तल अवीव, हाइफा और जेरूसलम के ऊपर, कुछ बीरशीबा के ऊपर बहुत सारी सिविलियन टारगेट्स को हिट करके काफ़ी ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। अब बात यह है कि जो आयरन डोम जिसके बारे में इतनी बात हो रही थी, ईरान ने दिखा दिया है कि वो पेनिट्रेट हो सकता है। पहले तो कहा जा रहा था कि 90% इजराइल रोक पा रहा है और केवल 10% हिट हो रहे हैं, लेकिन बाद में एविएशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पहले दिन 200 मिसाइल फायर करके ईरान पूरा जो इनका डिफेंसिव आर्किटेक्चर है वो समझ गया था, और अब वो जब 20-20 मिसाइल भी फायर करता है, 25-30 मिसाइल फायर करता है, तो 8-10 हिट हो रहे हैं। इसका मतलब परसेंटेज जो ब्लॉकिंग की है वो तो काफ़ी डाउन चले गई, और हिट हो रहे हैं, ये तो टेलीविजन पे दिख रहा है साहब, इसको छुपाया नहीं जा सकता। तो अब सवाल ये हो रहा है कि क्या अमेरिका की एयर स्ट्राइक ने सीवियरली डैमेज किया है या डिस्ट्रॉय किया है, फर्क क्या है? अगर सीवियरली डैमेज किया है या डैमेज किया है सीरियसली या लेस सीरियसली, तो ये ईरान इस कैपेबिलिटी को रीजनरेट कर सकता है 1, 2, 3, 4, 5 साल के बाद। उसके पास एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, रीजनरेट कर सकता है। और इसका मतलब कि ईरान के बरखिलाफ बार बार इजराइल को स्ट्राइक्स करते रहना पड़ेगा। जब भी नेसेंट कैपेबिलिटी रीग्रो होती है, उसके पहले ईरान के बरखिलाफ इजराइल प्रीएम्पशन करता रहेगा। डेटरेंस तो खत्म हो गई, प्रीएम्पशन वो कह रहे हैं, प्रीएम्पशन करेंगे, स्ट्रेटेजिक प्रीएम्पशन। तो क्या मिडिल ईस्ट इज नाउ डेस्टिन्ड कि अगले 20-30 साल ये साइकिल चलता रहेगा, एस्केलेशन साइकिल्स, एस्केलेट डी एस्केलेट, एस्केलेट डी एस्केलेट चलता रहेगा? या फिर ईरान और अमेरिका कभी आगे मिलकर डिसाइड करेंगे कि साहब इसको तो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा, कोई फैसला लेना होगा? ईरान के क्या ऑप्शंस? ईरान के पास, जैसे मैंने बताया, अगर आप लिस्ट करें, ऑप्शन था, वो बड़ी देर से कह रहा था कि अगर मेरे को न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हिट करोगे, मैं वाइडन करूंगा इस वॉर को, मैं हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन करूंगा, यानी मैं लपेट में लूंगा, चपेट में लूंगा, मैं अमेरिका के बेसिस को मिडिल ईस्ट में, अमेरिका के जहाज़ों को, अमेरिका के पर्सोनल को। नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2, मैं जो है सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स, गल्फ कंट्रीज़ की ऑयल फील्ड्स को हिट करूंगा ताकि ऑयल की कीमतें आसमान पे पहुंच जाएं। नंबर 3 ऑप्शन, मैं साहब जो गल्फ ऑफ हॉर्मूज़ को माइन कर दूंगा, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो नैरो एंट्रेंस है उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो अभी तक ईरान ने किया क्या है? 2 दिन वो लगातार इजराइल पे पलटवार करता रहा। लोगों ने सोचा ये भी एक अच्छी समझदार स्ट्रैटेजी है, जो दर्शा रही है कि नहीं साहब मैं हारा नहीं, मेरे में लड़ने का काफ़ी मादा, हिम्मत और विल है, रिसोर्सेज हैं, और मैं वार करता रहूँगा। लेकिन मैं अमेरिका को हाथ नहीं लगा रहा, मैं किसी और देश को हाथ नहीं लगा रहा। तो लोगों ने समझा ये भी एक ऑफ रैंप स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जिससे इजराइल को ज़रूर मुसीबत हो जाती कि कब तक वो लड़ता रहेगा, कब तक लड़ता रहेगा। लेकिन ईरान ने कल की रात जो है अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस, अल उदैदी एयरबेस, जो कि क्वातार में है, जहां कोई 10,000 अमरीकी पर्सोनल हैं और बहुत सारे जहाज और इक्विपमेंट है वहां पे, उसको हिट किया। लेकिन ये गौरतलब है, हिट करने के पहले उसने सीधी वार्निंग दी, वर्च्यू सिग्नलिंग करी टू क्वातार
कि भैया हम हिट कर रहे हैं, अपने लोगों को हटा लो, हमारा आपसे कोई वैर वैमनस्य नहीं है। क्वाइट ऑब्वियसली वो जानते थे कतार ये वार्निंग अमेरिका को भी पास ऑन कर देगा, और शायद और सोर्सेज के जरिए भी उन्होंने अमेरिका को बताया कि साहब हम तो ऑनर बाउंड है, हमारी इज्जत का सवाल है, आपको हमको हिट करना ही होगा, लेकिन हम ऐसे हिट कर रहे हैं जिससे कि आपका कोई नुकसान ना हो और हम भी अपना पॉलिटिकल पॉइंट बता सकें दुनिया को, अपने लोगों को, कि हमने बख्शा नहीं, अमेरिका को भी नहीं बख्शा। लेकिन साहब एग्जैक्टली यही चीज़ ईरान ने करी थी जब कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी को डोनाल्ड ट्रंप साहब की पहली टर्म में अमेरिका ने ड्रोन से असैसिनेट किया था। तब भी उसने इराक में अमेरिका के बेस को हिट किया था, लेकिन ईरान को चेतावनी घंटों पहले दे दी थी कि हम आने वाले हैं, अपने लोग हटा लो, अमेरिका को भी बता दो, हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते लेकिन हिट ज़रूर करेंगे। और उन्होंने हिट किया। तो जैसे ही उन्होंने इस चीज़ को दोहराया, डोनाल्ड ट्रंप समझ गए कि ईरान ऑफ रैंप चाहता है, सीधे बात नहीं कर रहा लेकिन ऑफ रैंप उसको चाहिए, उसकी भी बस हो गई लगती है। तो उन्होंने बड़ी खुशी से अगले सुबह अनाउंस किया कि मैं तो सीज फायर अनाउंस कर रहा हूं इजराइल और ईरान के बीच, मैं सीज फायर अनाउंस कर रहा हूं ईरान और इजराइल के बीच, और इसके चलते दोनों देश फायरिंग बंद करें। लेकिन साहब इजराइल ने ही, जो कि अमेरिका का प्रोटेजे है, जो इतना डिपेंडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर हथियार के लिए, पैसे के लिए, हर चीज़ के लिए, उन्होंने फ़ायदा उठाया कि वो टाइमिंग कोई पक्की नहीं अनाउंस हुई है, वो अमेरिकन टाइम पे है, स्टैंडर्ड टाइम पे, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, मिडिल ईस्ट, कहाँ की टाइमिंग है, उन्होंने फ़ायदा उठा के कुछ और रेड्स ईरान के ऊपर कर दिए। आई थिंक ये बहुत गलत चीज़ थी, बेवकूफ़ी थी, बचकाना एटीट्यूड था। ईरान ने भी फिर पलटवार किया कि हमारे ऊपर हमला किया है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या जो अमेरिकन और जो इजरायली बोलते हैं वो सच है और क्या झूठ है। डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा था कि मैं 2 हफ्ते लूँगा फैसले लेने के लिए, 2 दिन में हमला कर दिया। ठीक है साहब। तो ये जो स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन कभी टॉप लीडरशिप के लेवल पे नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि विश्वसनीयता कम हो जाती है। तो ईरान ने भी पलटवार किया है ये दिखाने के लिए कि आई एम नॉट डाउन एंड आउट, मेरे पास रिसोर्सेज हैं टू हिट बैक। तो ये भी सवाल है कितने रिसोर्सेज हैं ईरान के पास टू हिट बैक। भाई कहा जा रहा था ईरान के पास 4000 मिसाइल हैं। अगर आप शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज मिसाइल सारे अगर जोड़ दें, रॉकेट्स वगैरह जोड़ दें, तो फिर ईरान के पास कोई, आप समझ लीजिए अभी भी वो 4000 में से केवल 480 मिसाइल फायर कर चुका है, कोई 1000 ड्रोन फायर कर चुका है। तो अगर 20-30 मिसाइल प्रतिदिन फायर करने हैं, कोई 3 महीने 6 महीने तक ईरान फायर करता रह सकता है। कैपेसिटी उसके पास है, क्या पॉलिटिकल विल है लगातार मार खाने का। वो जो एयर सुपीरियरिटी है ओवर ईरानियन एयर स्पेस, वो तकरीबन नहीं है। हालांकि मिलिट्री एविएशन एक्सपर्ट टॉम कूपर जैसे कह रहे हैं कि भाई जो भी इजराइल हमले कर रहा है वो स्टैंड ऑफ रेंजेस से ईरान के बॉर्डर से बाहर से कर रहा है। तो जो आर्माडा स्टेल्थ बॉम्बर्स और फाइटर्स का था अमेरिका का, वो तो अंदर आके उसने शायद बॉम्बिंग की है, लेकिन वो ईरान के रडार पे नहीं पकड़ा गया, ना उनके एक जहाज उड़ा, इसका मतलब वो देख ही नहीं पाए, ना एक गोली फायर हुई इस आर्माडा के खिलाफ। ठीक है। लेकिन क्या इजराइल भी कर सकता है? ईरान क्लेम कर रहा है कि मैंने 3, अभी आज कह रहा है 4था मैंने F-35 मार गिराया है, मैंने ड्रोन्स मार गिराए हैं, इत्यादि इत्यादि। तो अब साहब ईरान के ऑप्शंस क्या हैं? मैंने बताया पहला ऑप्शन था टू हिट अमेरिकन बेसिस, अमेरिकन शिपिंग, अमेरिकन पर्सोनल। उसने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, लेकिन ऐसे तरीके में जिससे डी एस्केलेशन हो सके, ऑफ रैंप वो अमेरिका को भी दे सके। गल्फ पे वो नहीं हिट करेगा, क्योंकि चीन का 30% तेल वहां से जाता है। चीन तो चिल्ला पड़ेगा, और चीन ने शायद साफ मना कर दिया है कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज को आप हिट नहीं करेंगे, तो उसके चलते वो शायद नहीं करेगा, अनलेस उसकी बिल्कुल जान पे आन बने।
मरता क्या ना करता में शायद वो कर दे, लेकिन नॉर्मली वो नहीं करेगा। ठीक है साहब। अब सवाल रहा न्यूक्लियर का क्या होगा। एक अटकल लगाई जा रही है कि फोर्दो के ऊपर अमेरिकन हमले के पहले ईरान के बड़े सारे ट्रक देखे गए थे, 13, 14, 15 ट्रक एंट्रेंस ऑफ फोर्दो, और वहां पे जो भी एनरिच यूरेनियम था, काफ़ी सारे शायद सेंट्रीफ्यूजेस वो वहां से उठा के ले गए हैं। कहाँ ले गए किसी को नहीं मालूम। IAEA कहता है कि 408 किलोग्राम जो एनरिच यूरेनियम 260% था वो कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। ईरान कह सकता है वो तो फोर्दो में बर्बाद हो गया, उड़ गया, निस्तनाभूत हो गया, नतांज में निस्तनाभूत हो गया, बचा कुचा था तो इस्फहान में वो निस्तनाभूत हो गया। अब कहाँ छुपाया है वो छुपा सकता है थियोरेटिकली। हाँ, इज़राइल की मोसाद बहुत तेज़ है, कुछ ना कुछ पता लगा ही लेगी। लेकिन एक अटकल ये है कि ईरान अभी चुप हो जाए, शांत हो जाए, डेटरेंस को रिक्रिएट करे, एयर डिफेंस को रिक्रिएट करे, रूस से S-400 ले, चीन से HQ-18 S-400 की जो इक्विवेलेंट सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो ले, ठीक है, रडार ले अच्छे वाले, जिससे कि वो अपना एयर डिफेंस दोबारा बरकरार करे, और चुपचाप बैठ के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ में वो लग जाए। क्योंकि शायद ईरान को भी अब समझ आ गया है कि मेरा बचाव केवल न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल होने में है। नॉर्थ कोरिया जब तक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था अनसेफ था, जिस दिन वो न्यूक्लियराइज हो गया किसी की हिम्मत नहीं है उसको हिट करने की। तो लोग तो कह रहे हैं कि इजराइल कह रहा है हम मर जाएंगे लेकिन इसको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होने देंगे। व्हाट विल हैपन अगर मान लीजिए ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब साहब वो 5, 8, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल में अंडरग्राउंड टेस्ट कर देता, फिर कहता है मेरे पास 8-9 मिसाइल हैं, बॉम्ब्स हैं, अगर आप मेरे को हिट करोगे तो मैं तल अवीव पे ठोक दूंगा, मैं अमेरिकन एयर बेसिस पे ठोक दूंगा, अमेरिकन ओमान में जो नेवल बेस है बहरीन में उसको निस्तनाबूद कर दूंगा। तो क्या उससे एक नया लेवल ऑफ डेटरेंस एट द न्यूक्लियर लेवल आ जाएगा? हमने देखा है पागल से पागल देश भी जब भी उसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन आते हैं वो रैशनल एक्टर बन जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि बर्बादी का स्केल क्या है, समझ आ जाता है। और ईरान भी देखिए पिछले साल अप्रैल में, अक्टूबर में और इस साल जून में बहुत रैशनल एक्टर की तरह बिहेव किया है, ऑफ रैंप ले रहा है अभी तक, और अमेरिका को भी ऑफ रैंप दे रहा था जब उसने पलटवार अमेरिका के ऊपर किए। इजराइल के ऊपर तो दूसरी बात है, लेकिन जहाँ तक अमेरिका का सवाल है वो ऑफ रैंप दे रहा है और बड़ा रैशनली चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि साहब 20 तो आपने IRGC के टॉप कमांडर्स मार डाले। अब ये टॉप कमांडर्स आपने मार डाले तो साहब कमांड एंड कंट्रोल लूज हो गया है, और जो इंडिविजुअल बैटरी कमांडर्स हैं, मिसाइल बैटरी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चर कमांडर जो हैं IRGC के, वो हॉट हेड हैं, गरम दिमाग वाले हैं, और वो फायर कर दें, कमांड एंड कंट्रोल कमज़ोर कर दिया आपने तो फिर दुनिया में गदर हो सकता है। अभी हुआ है, ईरान कह रहा था हमने तो नहीं फायर किया कोई मिसाइल, इजराइल कह रहा था फायर किया। तो किसने फायर किया? ये कोई रोग गार्ड IRGC का कमांडर? ये दुनिया के सामने बहुत भारी खतरा है साहब, बहुत भारी खतरा है। और ये दिखाता है कि डीकैपेसिटेट उस दर्जे तक नहीं करना चाहिए कि कोई नेगोशिएट करने के लिए ना रह जाए या कोई। देखिए तभी वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने टोक्यो पे स्ट्राइक नहीं करी थी कि किसी को तो सरेंडर करना होगा, उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे स्ट्राइक करी थी, कैपिटल पे नहीं की थी। डीकैपेसिटेट ऐसे मामलों में नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे हो गया है डीकैपेसिटेशन। वेल, उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, आप करेंगे। सो व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? अब क्या बातचीत होगी? सीज फायर का मतलब नेक्स्ट स्टेप इज बातचीत। बातचीत में पहले ईरान बोलेगा मेरे पे सैंक्शन हटाएं, तो क्या अमेरिका हटाएगा? क्या यूरोप हटाएगा सैंक्शन? नंबर 1 वो बोलेंगे सैंक्शन हम तब हटाएंगे जब आप हमको प्रूफ दो कि आप न्यूक्लियर पे कुछ नहीं कर रहे। जो पिछली बार उनके जो भी एनरिच यूरेनियम था वो रूस को हैंड ओवर करा दिया गया था, राइट, कि तुम रखो इनके बिहाफ के ऊपर जब जहाँ चाहिए इनको। लेकिन क्या वो इस टाइप का ऑफ रैंप मिलेगा?
पहले कह रहे थे 2 to 3% एनरिचमेंट कर सकते हैं, फिर स्टीव विटकॉफ ने कहा कि नहीं कर सकते, 0%, 0 एनरिचमेंट, नहीं करने देंगे आपको एनरिचमेंट। तो क्या इजराइल से मार खा के, अमेरिका से मार खा के क्या ईरान मानेगा, दुनिया भर के सामने अपना सिर नीवा करेगा? आई डोंट थिंक सो। अमेरिका ने यह भी कहा है कि आप साहब बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म करनी होगी। अब साहब ईरान के पास एयरफोर्स तो है नहीं, ठीक है, वो इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता एयरफोर्स में, क्योंकि उसके पास टेक्निकल एबिलिटी नहीं है, वो कभी भी इजराइल को मैचअप नहीं कर पाएगा। अगर वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल भी हटा दें तो आप इन इफेक्ट ईरान को कह रहे हैं कि साहब आप पूरे नंग धड़ंग हो जाइए, कोई डिफेंस आपका नहीं होना चाहिए। कोई देश मान सकता है? इज इट अ डिमांड दैट कैन बी एक्सेप्टेड? मुझे तो शुरू से ही नॉन स्टार्टर लग रहा है। तो अगर ये टॉक्स अटक जाएंगी, लटक जाएंगी, तो फिर क्या होगा? एक है कि आप लंबा खींच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। मिडिल ईस्ट इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स, नॉर इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे अक्लमंदी इस वक्त ईरान के लिए होगी कि वो अभी सीज फायर एक्सेप्ट कर ले, अपनी डेटरेंस कैपेबिलिटी को रिक्रिएट करे, जैसे भी करना चाहता है, जहाँ तक उसको अलाउ करेंगे लोग। लेकिन अभी वो लड़ता रहा तो उसका नुकसान हो सकता है। काउंटर पॉइंट ये है कि ईरान का फॉरेन मिनिस्टर रूस में गया हुआ है, और रूस विल बी वेरी हैप्पी अगर ईरान लड़ता रहे यूक्रेन जैसे, और वो उसको हथियार, रशिया और चीन हथियार सप्लाई करते रहे, और ईरान अमेरिका से, इजराइल से लड़ता रहे। यूरोप भी आना चाहता है, उससे भी लड़ता रहे, जैसे अमेरिकन की स्ट्रैटेजी थी बाइडन साहब की, टू फाइट रशिया टिल द लास्ट यूक्रेनियन। हम तो आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ेंगे। विल रशिया पे बैक अमेरिका इन द सेम कॉइन? विल चाइना ट्राई टू डू द सेम? ये भी हो सकता है। चाइना और क्या कर सकता है? चाइना ग्राउंड पे हस्तक्षेप नहीं करेगा, रूस ग्राउंड पे हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रूस ने बोल दिया है कि इजराइल के 2 मिलियन जो नागरिक हैं वो रूसी मूल के हैं, दे आर रशियन स्पीकिंग ज्यूज। तो हम ईरान भी उसका काफ़ी कंपोनेंट रशियन सिटीजन है, हम वहाँ पे हमला नहीं करेंगे, ठीक है साहब। तो लेकिन उसने अब ईरान को भी जतला दिया है कि हम तुम्हें मझधार में डूबने को नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब आप उसको हथियार देते रहेंगे कि जैसे यूक्रेन को आप लड़ाते जा रहे हैं, हम ईरान को लड़ाते जाएंगे, टिट फॉर टैट हो जाएगा। चाइना भी हथियार देता रहेगा, ठीक है, वेपन्स देता रहेगा, रडार देगा, सरफेस टू एयर मिसाइल्स देगा, कोरिया से उनको मिसाइल्स मिल सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। और जो चीज़ चीन कर सकता था वो था कि वो दूसरा फ्रंट खोले, यानी ताइवान का, साउथ चाइना सी का फ्रंट खोल के अमेरिकन पावर एंड रिसोर्सेज को वहाँ खींच ले जाए, ताकि ईरान को सांस लेने का मौका मिले। क्या वो करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि साहब चीन में हाईएस्ट दर्जे पे गदर हो रहा है। पिछले कुछ महीनों, 1-1.5 साल में 100 चाइनीज जर्नल सैक कर दिए गए हैं, या मार डाले गए हैं, या टॉर्चर करके ख़त्म कर दिए गए हैं वेरियस चार्जेस पे, करप्शन एंड ऑल्सो डाउन राइट, वो बोलते हैं ना, देशद्रोह। उनके कोई 2 वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन हटा दिए गए हैं, 3 डिफेंस मिनिस्टर सैक हो गए हैं, कितने सारे टॉप जनरल लेवल के ऑफिसर सैक हो गए। उथल पथल है चीन के अंदर। कहा जा रहा है कि हु जिनताओ साहब पावर छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जियांग जमीन की सेहत ठीक नहीं है, वो 10-10, 15-15 दिन गायब हो जाते हैं, ठीक है, और इसके चलते हु जिनताओ को बनाया जा रहा है। तो जब तक ये उथल पथल इंटरनल चीन में है, क्या वो बड़ा पंगा लेगा ताइवान में? क्या वो बड़ा पंगा लेगा साउथ चाइना सी में? आई डोंट थिंक सो। हाँ, हथियार वो सप्लाई कर सकता है। तो अभी हमको देखना है कि नंबर 1, ये जो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अनाउंस कर दिया था आज सुबह, जब उनको लगा कि ईरान को ऑफ रैम्प चाहिए, उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। मिनटों के अंदर वो ईरान के पहले इजराइल ने वायलेट किया। आई थिंक बहुत बचकानी हरकत थी
कि लास्ट में कुछ मिसाइल फायर कर लें, टाइमिंग का फ़ायदा उठाते कि नहीं जी पहले किया था बाद में किया था। इजराइल ने फटाक से वापस वार कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप का पारा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि जिस इजराइल के लिए उन्होंने इतना किया है वही उनकी बात नहीं सुन रहा, उनका मजाक उड़वा रहा है पूरी दुनिया के सामने। और ईरान से भी वो बहुत गुस्सा है, ईरान इजराइल से भी बहुत गुस्सा है। वो तो एफ वर्ड पे आ गए थे जो उनकी प्रेस के साथ वार्तालाप हुआ उसमें। लेकिन रात तक उन्होंने शायद रॉयट एक्ट पढ़ दिया था ईरान को, इजराइल को, कि बस इसके बाद बहुत सीरियसली लिया जाएगा अगर कोई वायलेशन सीज फायर की होती है। देखिए जब भी सीज फायर होता है पहले 2 दिन अनस्टेबल रहते हैं, 2, 3, 4 दिन। जैसे ऑप सिंदूर में हुआ, सीज फायर अनाउंस हुआ 5 बजे, 5:30 बजे पाकिस्तान ने ड्रोन फायर करने शुरू कर दिए साहब। अगले दिन भी कुछ कम किए लेकिन तीसरे दिन कंट्रोल में आ गया था। तो स्टेबलाइजेशन में टाइम लगता है और ख़ासकर ईरान में अगर कमांड एंड कंट्रोल ढीला पड़ गया है साहब तो फिर तो साहब मुश्किल है। वील होप एंड प्रे कि पीस होल्ड्स इन द मिडल ईस्ट। पूरी दुनिया को वहाँ शांति चाहिए, दुनिया अपनी इकोनॉमी तबाह नहीं करवाना चाहती। ईरान इजराइल को शांति चाहिए, दोनों थक गए, ठीक है। रीजन को शांति चाहिए कि अब बख्श दो, काफ़ी लड़ाई हो चुकी है, नॉन स्टॉप लड़ाई हुई है। इजराइल का भी काफ़ी मैन पावर थक चुकी है, उनका भी नुकसान डायरेक्ट हुआ है इस कॉन्फ्लिक्ट में। और कई लोग तो कह रहे हैं कि उनका ब्लफ कॉल करने के लिए ईरान को लड़ते रहना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। ऑफ रैम्प ईरान को भी चाहिए, इजराइल को भी चाहिए। अक्लमंदी इसमें है कि वो दोनों पॉस्चरिंग ना करें, इसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लें और दुनिया में टेम्परेरीली तो कम से कम शांति आए। जय भारत, जय हिंद।